साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में 2026 का आउटलुक समझाने के लिए बताने के लिए मौजूद हैं इस वक्त दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड सीईओ कैपिटल माइंड के। कैपिटल माइंड, अगर इस शब्द का विच्छेद कर दें, कैपिटल पूंजी जिसके अंतर्गत आप बाजार में आते हैं, माइंड मस्तिष्क बुद्धि, है ना। बड़ा देखभाल के पैसा लगाना पड़ेगा दीपक जी इस बाजार में, क्योंकि कहीं प्राइस डैमेज है तो कन्विक्शन नहीं है, और कहीं पर प्राइस बहुत स्ट्रांग है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है। बहुत देखभाल करना पड़ेगा। मोटे तौर पे 2026 आपको लग कैसा रहा है? और एक चीज़ जो कि क्लियरली विजिबल है कि विदाउट एफआई's पार्टिसिपेशन एंड देयर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, बाजार बड़ा एक करवट नहीं लेता, बड़ा मूव नहीं लेता। तो एक यक्ष प्रश्न ये है कि आर वी रीजनेबल इनफ, मतलब हमारे वैल्यूएशंस इतने रीजनेबल हैं और हम इतने रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि बाहर का पैसा भारत आएगा? पहला प्रश्न तो यही है। बिल्कुल विजेंद्र जी, पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को, आपकी सारी टीम को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी मुझे पता भी नहीं है कि 2026 में क्या आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 2025 और 24 में जितना एफआईआईज़ ने पैसा जितना निकाला, वो एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट था। उससे पहले वो निकालते थे, मतलब 80,000 करोड़ सबसे ज़्यादा हुआ करता था। अब 1-1.5 लाख करोड़ साल का वो एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने निकाला है। और उसकी जो मतलब उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। हम जैसे लोग, जैसे हम एसआईपी करते जाते हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उनका एक तरह से काउंटर बैलेंस हो गया था लास्ट ईयर में, और इसीलिए आई थिंक इंडेक्स का कुछ नीचे ज्यादा गया नहीं। हालांकि काफी आईपीओज भी आए, काफी नए प्राइमरी इश्यूज भी आए। तो इसके अगर मैं ये कहूँगा, ये चेंज अगर हो सकता है तो ये है कि एफआईआईज शायद अपने जो वो सेलिंग है उसको कम कर दें, या फिर बेचना स्टार्ट करना अलग बात है, पर अगर वो सेलिंग कम ही कर दें तो शायद मार्केट में थोड़ी सी, मतलब बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का जो बैटल चल रहा था, उसमें बाइंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और उससे मार्केट इम्प्रूवमेंट की संभावना है। लेकिन एक बात है कि जब इंडिया की पॉलिसीज जैसे जैसे चेंज हो रही हैं, जैसे जीएसटी में बदलाव आया था, इंटरेस्ट रेट्स में कट्स आए हैं, उसका जो नतीजा है इवेंचुअली स्टॉक्स के अर्निंग्स में आना चाहिए। और जब स्टॉक्स का अर्निंग्स के रिपोर्ट्स में नजर आएगा कि इनकी स्टॉक्स की अर्निंग्स एक्चुअली इंक्रीज हो रही हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक एफआईआईज भी वापस यहाँ पे आएंगी, क्योंकि अर्निंग्स एक तरह से फ्लैटन हो गई थी और ग्रोथ उतना आ नहीं रहा था सबसे, मतलब बड़े स्टॉक्स में और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी उतना ग्रोथ नहीं नजर आ रहा था जितनी उनकी वैल्यूएशंस थी। तो अगर ग्रोथ आने लग जाए वापस और वैल्यूएशंस वहीं के वहीं रहें, तो आई थिंक मार्केट एफआईआईएस के लिए भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आगे जाके शायद 2026 में हो, शायद 2027 में, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आना आई थिंक ऑलमोस्ट एक तरह से जरूरी है, पर इनएविटेबल है कि ये इवेंचुअली हम अगर अर्निंग्स दिखाएंगे तो पैसा यहीं आएगा। अच्छा, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा था सर, क्योंकि अगर मैं रूपी फैक्टर को भी इसमें जोड़ दूं तो शायद उनके लिए एक मेजर सेटबैक था इंडियन मार्केट्स। अच्छा, एक और प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पे, जो मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि एज ए कंट्री एंड अल्टीमेटली एज ए इन्वेस्टर्स, हमने क्या एआई थीम को मिस कर दिया? क्योंकि ये थीम 2025 में यूएस मार्केट को ऑल टाइम हाई पे ले गई, वेल्थ क्रिएटर रही है। बट in any chance, do we have any scope of making money through this AI theme in Indian markets? जैसे कि कोफोच ने अभी एक डील करी है ना, आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसा कोई विकल्प है ताकि आप उस खोई हुई या फिर उस मिस की हुई एआई थीम पे थोड़ा सा पैसा बना सकें? आई थिंक वीरेंद्र जी, थोड़ा सा एक तो हमें टाइम थोड़ा और देना पड़ेगा इसके लिए। इंडिया इज अ कैपिटल कंस्ट्रेंट कंट्री, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की उतनी कैपिटल नहीं है जितनी कुछ सेक्टर्स में जरूरत होती है मार्केट को बिल्ड करने की।
आप 1999 के पास के टाइम में जाएं अगर, तो ई कॉमर्स बहुत बड़ा थीम था वर्ल्ड वाइड। यूएस और यूरोप में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। इंडिया में भी कुछ दिखाई दिया, पर कुछ लोग यहाँ पे तब क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते थे। हमारे जो ई के जो लॉजिस्टिक्स थे वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो करीबन 20 साल लगे, जबकि फिर इंडिया में भी ई कॉमर्स एक हाइट पे आ गई। और आई थिंक हमने उसको ऑब्जॉर्व करके उनके लर्निंग से हमने अपनी इंडिया की ई कॉमर्स बनाया, और हमने इंडिया में क्विक कॉमर्स बनाया जो बाकी देशों में नहीं है इतनी प्रेवलेंट। और हमने क्विक कॉमर्स को हम काफी ज्यादा हाइट तक ले गए कि किसी और ऑलमोस्ट किसी और कंट्री में सिवाय चाइना के किसी ने इस तरह का ग्रोथ नहीं देखा है क्विक कॉमर्स में। हम उसी हिसाब से एआई को भी थोड़ी देर बाद ही अब्जॉर्ब करेंगे, जहां पे अभी ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। कई कंपनीज में 50 बिलियन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। 100 बिलियन 9 लाख करोड़ होता है। 9 लाख करोड़ या किसी के पास नहीं है उतना इन्वेस्ट करने की। मतलब पूरी गवर्नमेंट की जो बोरोइंग बजट है वो 12 से 15 लाख करोड़ है। वो मतलब अपनी हमारी गवर्नमेंट ही उतना ही बोरो करती है। तो अगर एक कंपनी खुद 100 बिलियन लेके अपनी एआई के एआई को बढ़ाती है, तो इंडिया उसमें आई थिंक आज कंपटीशन नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा प्लाटो हो जाएगा, और उस इन ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से उनमें से कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जहां पे शायद वैल्यूएशन का स्ट्रेस आएगा, बैंक्रप्सीज आएंगे, जैसे भी यूएस ई कॉमर्स में हुआ था, यूएस इंटरनेट में हुआ था। इंडिया ने तब एडवांटेज ये लिया था कि वहां से हमने कुछ ऐसी कंपनीज अक्वायर करी जो बैंक्रप्ट हो रहे थे, और फिर उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके हमने अपनी बना ली, और या फिर उनके लर्निंग से हमने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की। आई थिंक वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। और आई थिंक 2-3 साल में इंडिया फिर थोड़ा सा कैचअप करके इंडियन वर्जन्स ऑफ एआई भी बनाएगी। अलग चीजों में, जैसे जगह हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी की जो एआई की क्षमता है वो अभी रिलेटिवली लिमिटेड है। आई मीन कुछ कुछ एआई टूल्स ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, पर इंडिया में 400 लैंग्वेजेस हैं। उसको अगर एआई में लाना चाहे तो शायद कुछ कोई लोकल सोल्यूशन ही बाहर निकल के आए जो सबसे अच्छी होगी। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, 2-3 साल और लगेंगे। काफी टेक्नोलॉजीज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। क्यों आप आज रैम या हार्ड डिस्क खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि एआई कंपनीज ने सारे ऑर्डर देके इन कंपनीज के कैपेसिटी को बुक कर लिया है। तो प्राइसेस आजकल 2 गुना 3 गुना हो गई हैं 3-4 महीने पहले के हिसाब से। सो आई थिंक एक चीज है कि यहाँ पर टाइम लगेगा, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एआई बस को मिस कर देंगे। इंडिया में कोई बस मिस नहीं करता है, बस में देरी होती है। इवेंचुअली हम भी एआई में बहुत प्रेवलेंट हो जाएंगे। और जैसे कि अभी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जो काफी आपके जो टेक्स्ट है, व्हाट्सएप है, इमेजेस है, सब कुछ है, वो एआई से ही बिल्कुल। जनरेट होके आते हैं। तो आई थिंक आगे जाके हम और एआई यूज करेंगे। एआई के इंटरेस्टिंग। यूजर भी होंगे और एआई के डेवलपर भी होंगे। बिल्कुल सही बात की दीपक जी। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरीके से आपने समझाया कि एआई कैसे भारत में फिलहाल बर्डिंग स्टेज पे है, पनपने में और टाइम लगेगा। ठीक है, वो माना, लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे वो काफ़ी बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हमसे नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं। और 2025 की मार्केट की स्थिति देखकर जो 2026 में नए इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं मार्केट में, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने कुछ अच्छे रिटर्न्स तो दिए नहीं, अभी भी उसने निफ्टी और अगर आप बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्म ही किया है। तो क्या ब्रॉडर मार्केट्स में एक्सपोजर बढ़ाकर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और उनको क्या सलाह? श्रेया जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें आप मिड कैप और स्मॉल कैप को ना रखें, तो वो भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में बैलेंस होना चाहिए। थोड़ी लार्ज कैप्स होनी चाहिए, मिड कैप्स होनी चाहिए, स्मॉल कैप्स होनी चाहिए। उसमें एक तरह से कभी कभी मिड कैप्स शाइन करती हैं, कभी कभी स्मॉल कैप शाइन करती हैं, और कभी नहीं। अभी आप एक साल के हिसाब से देख रहे हैं, स्मॉल कैप्स में नेगेटिव रिटर्न है, निफ्टी में पॉजिटिव 10% है। यही चीज आप 5 साल की रोलिंग ले लें, अगर 5 साल का जो रिटर्न है आप उसको ले लें, तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में करीबन 8% पर ईयर की का जो रिटर्न है वो एक्स्ट्रा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में अगर 5 साल का रिटर्न 12-13% है,
तो नियरली 19-20% रिटर्न आया पिछले 5 साल में मिड और स्मॉल कैप्स में। और ये जो आउट परफॉर्मेंस जो डिफरेंस है 5 साल के हिसाब से, मतलब अगर आप कहीं कभी भी जाए हिस्ट्री में, इन एनी 5 year पीरियड, यू विल नोटिस दैट स्मॉल एंड मिड कैप्स ऑलवेज हैव सम आउट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपका, सो इसलिए अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आपका नजरिया 5 साल और 5 साल से ज्यादा है रिटर्न्स के लिए, तो फिर आपको बैलेंस रखना ही पड़ेगा कि मिड कैप्स थोड़े होने चाहिए, स्मॉल कैप्स भी होने चाहिए। आप ऐसा कर लें कि जैसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी होगी 50-30-20, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, ऐसे रख के चल सकते हैं। या फिर आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के साथ जा सकते हैं, या फिर जिसमें वो ऑटोमेटिकली अपना नज़र, जैसे वो मार्केट्स चेंज होते हैं, वो ज़्यादा स्मॉल कैप्स में जाते हैं या फिर ज़्यादा लार्ज कैप्स से ज़्यादा मिड कैप्स में जाते हैं, वो उस तरह की स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इनको ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ लार्ज कैप्स के पास होना चाहिए। शायद यही होगा कि अगर पिछले 1 साल में आपके स्मॉल कैप्स मतलब उनके पोर्टफोलियो में आपके गिरे हैं, तो उनका वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा। और अगर इतना कम हुआ है कि बहुत कम है, तो उसको एक्चुअली बढ़ाना चाहिए कि आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप उतना ही रखें। पर मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, तो मिड और स्मॉल कैप्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ लार्ज कैप्स की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, सबका साथ होना चाहिए। तो 50-30-20 स्टैंडर्ड रूल बताया है आपने हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन था मेरा दीपक जी आपसे। ऑटो स्पेस आज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और दिसंबर ऑटो सेल्स आंकड़े भी आए हैं, इंप्रेसिव नंबर्स ही रहे हैं। ऑटो एज अ स्पेस आपको क्या लगता है, और कोई प्रेफर्ड पिक्स इस पर्टिकुलर स्पेस में से आपके लिए, आपकी तरफ से? इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो श्रेया जी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये कहूंगा जरूर कि 4 व्हीलर ऑटो में जहाँ पे सबसे ज्यादा आई थिंक हमें स्कोप लग रहा है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि 4-5 साल से सेल्स उतने अच्छे नहीं आए थे। और इस जीएसटी कट की वजह से जो सितंबर में हुआ, आई थिंक उसके बाद से 4 व्हीलर के प्राइसेस में काफी अंतर आया, इनफैक्ट काफी नीचे आए हैं प्राइसेस। और अब इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं, तो इस वजह से लोग लोन लेके गाड़ियों को अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ियों के प्राइस कम हो गए हैं। और पेट्रोल और डीजल का प्राइस तो उतना ही है, और इलेक्ट्रिक का प्राइस तो वैसे आई मीन प्राइस उतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है वो वाला मार्केट। आई थिंक इस वजह से हमें आगे बढ़ के देखना होगा कि आई थिंक और गाड़ियां लोग अपनी या तो अपग्रेड करेंगे या फिर नई गाड़ियां लेंगे अपने बाइक्स या 2 व्हीलर्स को रिप्लेस करते हुए। और ये सारे सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होगा, छोटे जगहों में भी होगा, सेकेंड टियर थर्ड टियर गांव में भी होगा। अभी के लिए कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर 15 साल की आपकी गाड़ी हो गई तो आपको वो जो काफी कुछ रिन्यूअल करना पड़ता है। और नॉर्थ में आई थिंक दिल्ली में आप गाड़ी को चला ही नहीं सकते अगर वो पेट्रोल या डीजल की गाड़ी हो 15 साल बाद। तो इस वजह से भी आई थिंक थोड़े से सेल्स में अंतर आ सकता है। लेकिन वो जो गाड़ियां पुरानी गाड़ियां हैं, वो भी उनकी रीसेल होके वो दूसरे जगहों पे आएंगी जहाँ पे ऐसे रूल्स लागू नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हैंड कार सेल्स और उसके जो यू नो पोर्टल्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, वो भी इंक्रीज उनमें इंक्रीज आएगी आगे जाके। ऑटो में एक और चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी एंसिलरीज का भी आई थिंक स्कोप इंक्रीज हो जा रहा है। एंसिलरीज में काफ़ी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, आई थिंक उनमें भी कुछ उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी रिलेटिवली कम हो गई हैं अभी, तो उनमें भी थोड़ा सा स्कोप है। चाहे आप टायर्स ले लें या फिर आप वायरिंग और बैटरी स्पेस में जो कंपनीज हैं वो वाली कंपनीज भी देख लें। आई थिंक वो उनमें भी कुछ स्कोप है अभी इंक्रीज होने का। लेकिन ये है ज़रूर कि कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपको बस वैल्यूएशन देख के आई थिंक देखना चाहिए। बस सेक्टर अच्छा कर रहा हो वो तो एक बात है, लेकिन आप अगर ओवर पे कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक नहीं है। कि मारुति के प्राइस पे मर्सिडीज के प्राइस पे आपको मारुति शायद नहीं खरीदनी चाहिए, जब तक कि मारुति की कार इतनी अच्छी ना हो जाए कि वो मर्सिडीज बन जाए। बिल्कुल, चूज़ी और पिकी होना है ऑटो स्पेस में, लेकिन ऑटो एंसिलरी जैसे स्पेस भी रहेगा रडार पर। और जीएसटी कट का बिल्कुल ज़ाहिर तौर से बड़ा फ़ायदा है इस स्पेस को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन दीपक जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और